पेरिस में खेलों के महाकुंभ यानी कि ओलंपिक का आगाज हो चुका है, जो कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलेगा। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वुमेन्स की 10 मीटर एयर इवेंट में मनु भाकर ने भारत को कांस्य पदक दिलाकर भारत के लिए मेडल का पहला खाता खोला है। मनु भाकर निशानेबाजी में ओलंपिक मेडल पाने वाली पहली महिला भी बन गई हैं भारत की तरफ से। बात करें इस बार के ओलंपिक खेल की, तो इसमें भारत ने 117 खिलाड़ियों को भेजा है, जिसमें से 40 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो कि पहली बार ओलंपिक में भाग लेंगे। चूंकि इस समय ओलंपिक का महाकुंभ चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना ओलंपिक की ही बात की जाए, ओलंपिक से जुड़ी हुई दिलचस्प कहानियों की बात की जाए, महाकुंभ में अपन भी डुबकी लगाकर थोड़ा सा तैरें। आज की कहानी में मैं आपके साथ ये साझा करूंगा कि भारत को जो पहला मेडल मिला था, उस पर अंग्रेज भी अपना दावा करते हैं और भारत भी अपना दावा करता है। इसके पीछे की क्या कहानी है, आज की कहानी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या हुआ था जब भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में भाग लेने गई, तो इंग्लैंड की हॉकी टीम उससे इतना डर गई कि उसने ओलंपिक से अपने पैर पीछे खींच लिए। ओलंपिक का इतिहास जो है बहुत पुराना है, 1896 के एथेंस से शुरू हुआ और इस इतने साल के पुराने इतिहास में बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं। ओलंपिक के इतिहास का, ओलंपिक से जुड़ी हुई कहानियों के और किस्सों का भंडार है। आज इन्हीं किस्से और कहानियों के भंडार से हम पर्दा उठाएंगे। रेसलिंग की दुनिया में आप लोगों ने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, केडी जादव का। केडी जादव जी से आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। केडी जादव जी की जो हाइट थी वो बहुत ही कम थी, 5 फीट 5 इंच के थे वो। एक दिन वो अपने स्पोर्ट टीचर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे भी रेसलिंग करनी है और मुझे अपनी इस कॉलेज की टीम यानी कि रेसलिंग टीम का जो है मुझे हिस्सा बना लीजिए। उनके स्पोर्ट टीचर उनकी हाइट देखकर कहते हैं, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप, इतनी छोटी हाइट है और आप रेसलिंग करेंगे। केडी जादव के अंदर प्रतिभा थी, लगन थी। वो तुरंत वापस जाते हैं प्रिंसिपल साहब के पास, अपने प्रिंसिपल साहब से वो निवेदन करते हैं कि सर मुझे इस कॉलेज की रेसलिंग टीम में हिस्सा जो है वो दिया जाए, मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल साहब से बहुत ही निवेदन करने पर प्रिंसिपल साहब ने कहा कि पहले आपको टेस्ट देना होगा। प्रिंसिपल साहब के कहने पर केडी जादव साहब प्रिंसिपल साहब के सामने अपना टेस्ट देते हैं। उससे प्रिंसिपल साहब इतना प्रभावित होते हैं कि केडी जादव को वो कॉलेज की टीम में हिस्सेदारी दे देते हैं, मतलब कॉलेज की टीम में उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब अगर बात करें तो अगर 1948 में प्रिंसिपल साहब ने अगर ये पहल ना की होती, केडी जादव साहब को ना कॉलेज की टीम में रखा होता, तो शायद भारत को ये पहला मेडल रेसलिंग में शायद ना ही मिल पाता। पहला मेडल जीतने के लिए भारत को कम से कम और 56 सालों का इंतजार करना पड़ता, क्योंकि 1952 में केडी जादव जी ने भारत को रेसलिंग में कांस्य मेडल दिलवाया था। 1952 में जो हेलसिंकी में ओलंपिक हुआ था, उसमें केडी जादव को भेजने के लिए पैसे नहीं थे। उन्हीं प्रिंसिपल साहब ने जिन्होंने केडी जादव को उस कॉलेज की टीम का हिस्सा बनाया था, उन्होंने अपना मकान बेचकर 7,000 रुपए उससे जो मिले थे, उस पैसे को केडी जादव को दिया और इस पैसे को लेकर केडी जादव जाते हैं हेलसिंकी और वहीं पर जाकर मेडल जीत कर लेके आते हैं। ओलंपिक के इतिहासों की बात करें तो आज तक भारत ने कुल 35 मेडल इसमें जीते हैं, जिसमें से ये सारे मेडल 9 प्रकार के खेलों में मिले हैं। आज मैं आपसे जो कहानी शेयर करूंगा वो इन्हीं 9 खेलों में मिले हुए पहले मेडल की बात करेंगे। जैसे कि ओलंपिक में भारत को पहला मेडल जो मिला था वो 1900 ईस्वी में मिला था, पेरिस में ये ओलंपिक हुआ था। इसमें ये मेडल पहले ही बता चुके हैं आपको कि पहला मेडल भारत का काफी ज्यादा विवादास्पद रहा, कंट्रोवर्शियल रहा,
क्योंकि इस मेडल को एक अंग्रेज एथलीट ने जीता था। नाम था उसका नॉर्मन प्रिचर्ड। तो नॉर्मन प्रिचर्ड के इस मेडल को इंग्लैंड अपना मेडल कहता है। इसके पीछे इंग्लैंड का भी अपना तर्क है। इंग्लैंड ने दरअसल 1900 के ओलंपिक में प्रिचर्ड को इंग्लैंड अपनी टीम का हिस्सा बनाकर भेजता है, इसलिए इंग्लैंड कहता है कि ये जो मेडल है इस पर उसका अधिकार है। लेकिन बाद में ये मेडल जीतने के बाद प्रिचर्ड साहब वापस भारत आते हैं। भारत आने के बाद वो कुछ दिन तक भारत में रहते हैं। भारत में 5 साल तक भारत की फुटबॉल एसोसिएशन टीम के वो अध्यक्ष भी रहते हैं। लेकिन अपने अंतिम दिनों में वो चले जाते हैं अमेरिका और वहीं पर जाकर बस जाते हैं। अब भारत की अगर बात करें तो भारत क्यों कहता है कि प्रिचर्ड का जो ये मेडल है वो उसका है। हालांकि भारत के दावे भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि प्रिचर्ड साहब का जन्म भी भारत में हुआ और जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई तक सब कुछ भारत में हुई। यहां तक कि उन्होंने कलकत्ता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन तक किया है। इस वजह से भारत कहता है कि ये जो मेडल है प्रिचर्ड का वो भारत का मेडल है। भारत का मेडल, प्रिचर्ड का मेडल भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रिचर्ड साहब ने जो मेडल जीता था वो एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट में जीता था और भारत आज तक इस इवेंट में कोई भी मेडल नहीं जीत पाया है। तो ये भारत के पहले मेडल की कहानी थी। दूसरा मेडल जो भारत को मिला वो हॉकी में मिला। हॉकी में जो मिला था मेडल वो उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में आपने सुन ही रखा होगा। उन्होंने इस मेडल को दिलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत को जो यह मेडल मिला था वो वर्ष 1928 में मिला था, जो कि ओलंपिक एम्स्टर्डम में यानी कि नीदरलैंड में हुआ था। तो वहीं पर भारत ने हॉकी में गोल्ड जीता था। कहानी शुरू होती है 1925 से और 1928 में भारत को मेडल मिल जाता है। 1925 में दरअसल भारत में हॉकी फेडरेशन की स्थापना होती है। इसके बाद में भारत में एक तरीके से हॉकी के लिए ग्राउंड तैयार हो जाता है और यही फेडरेशन 1928 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है। जब ये टीम हॉकी की जा रही थी इंग्लैंड, यानी कि एम्स्टर्डम पहले जा रही थी नीदरलैंड, लेकिन उसके पहले वो इंग्लैंड जाती है, तो उस समय इसको विदा करने के लिए केवल 3 लोग आए हुए थे। वो 3 लोग क्यों आए, कौन थे? वो 3 लोग भी केवल हॉकी फेडरेशन के सदस्य थे। और लोग क्यों नहीं आए इस टीम को विदा करने के लिए? उसका कारण ये था कि उस समय इस टीम का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही बेकार था। यानी कि ओलंपिक में भाग लेने के पहले इस टीम का मुंबई से एक प्रैक्टिस मैच हुआ था। ये टीम यानी कि नेशनल लेवल की टीम वो मुंबई की हॉकी की टीम से हार जाती है। इस वजह से लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये हॉकी टीम मेडल जीत पाएगी। दूसरी बात, जब ये टीम इंग्लैंड पहुंची तो वहां पर 20-25 दिनों तक रुकी। रुकने के बाद वहां पर इंग्लैंड से एक प्रैक्टिस मैच हुआ। इंग्लैंड से प्रैक्टिस मैच जो हुआ उसमें भारत ने इंग्लैंड को बहुत बुरी तरीके से हराया और इसकी वजह से इंग्लैंड की टीम ने उस बार डिसाइड किया कि अब वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय भारत देश जो है वो गुलाम था अंग्रेजों का और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि वो किसी गुलाम देश से हारें। इस टीम की अगर बात करें हॉकी की तो कुल इसमें 16 लोगों को भेजा गया था, जिसमें से आप मेजर ध्यानचंद जी को जानते ही हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस टीम के बारे में जान लेते हैं। इन 16 लोगों की टीम में 9 खिलाड़ी ऐसे थे जो एंग्लो इंडियन थे। बाकी के खिलाड़ी पूरे भारतीय थे। एंग्लो इंडियन ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनके माँ या पिता में कोई ना कोई एक पेरेंट वो अंग्रेज होता था और एक जो है वो इंडियन होता था। उन्हीं की संतान को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। ऐसे खिलाड़ी की संख्या उस टीम में
9 थी। 16 में से 9 एंग्लो इंडियन थे, 7 इंडियन थे। बात हो ही चुकी है कि इंग्लैंड से अब इंग्लैंड की टीम को हराने के बाद ये टीम पहुंचती है ओलंपिक के लिए नीदरलैंड एम्स्टर्डम, और वहां पर पहुंचने के बाद हॉकी का खेल ओलंपिक का शुरू होता है। भारतीय टीम अपना परफॉर्मेंस खूब अच्छा दे रही थी। फाइनल मैच उसका नीदरलैंड की टीम से ही होता है और नीदरलैंड की टीम को भारत की टीम 3-0 से हरा देती है और इस तरीके से गोल्ड पर जो अधिकार था वो भारत का हो जाता है। इस मैच में के एक दिन पहले और मैच के दिन भी मेजर ध्यानचंद जी बीमार पड़ गए थे। उनको काफी ज्यादा तेज बुखार आ गया था। इसके बावजूद भी ध्यानचंद जी ने ये मैच खेला और एक इंटरव्यू में ध्यानचंद जी ने बताया कि उनके लिए ये डू एंड डाई की स्थिति थी, यानी कि करो और मरो की स्थिति थी। इतने गोल्ड के इतने नजदीक होते हुए वो इसको किसी तरीके से जाने नहीं देना चाहते थे। क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी आर्मी में थे और आर्मी के वसूल के हिसाब से एक आर्मी मैन के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं होता, और ये मेडल जो था वो किसी एक के लिए नहीं था, ये मेडल देश के लिए था। और इस वजह से ध्यानचंद जी बीमार होने के बावजूद भी इस टीम का हिस्सा बने और खूब अच्छा परफॉर्मेंस किया। ध्यानचंद जी इस पूरे ओलंपिक के खेल में उन्होंने 29 में से 14 गोल किए थे। भारत ने जो गोल किया वो कुल 29 गोल किया था, जिसमें से 14 गोल मेजर ध्यानचंद जी ने किए थे। और इस मैच में जो फाइनल मैच था, इस मैच में ध्यानचंद जी ने 2 गोल किए थे। वहीं भारतीय टीम के खिलाफ कोई भी टीम एक भी गोल नहीं कर पाई थी। 1928 से लेकर आज तक के सफर में भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर जीता है। इसके साथ ही 3 ब्रॉन्ज मेडल भारत को जीतने में सफलता मिली है। तो ये भारत का दूसरा मेडल था हॉकी का जो कि भारत को मिला था। अब तीसरे मेडल की बात करें, जो कि तीसरा मेडल मिला था रेसलिंग में। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडल हो जाता है। इस मेडल की बात करें तो ये मेडल ब्रॉन्ज का था और 1952 में केडी जादव साहब, जिसकी बात हो चुकी है, यानी कि पूरा नाम खसाबा दादा साहेब जादव, ने दिलाया था भारत को और हेलसिंकी से इसको लेकर वो आए थे। कुछ कहानियां केडी जादव साहब के बारे में इस कहानी की शुरुआत में ही हमने आपको बता दी। कुछ बाकी जो बची हुई कहानी है वो मैं आपके साथ अब साझा करूंगा। दरअसल केडी जादव साहब इंडिविजुअल कैटेगरी में व्यक्तिगत तौर पर मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। इनके पिता भी एक स्पोर्ट्समैन थे और उन्होंने केडी जादव साहब ने अपने पिता के साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले हैं और कोल्हापुर में ये राजा राम कॉलेज में रेसलिंग की टीम का हिस्सा बने और बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 5 फुट 5 इंच की हाइट थी। स्पोर्ट टीचर इनको भर्ती नहीं करना चाहते थे रेसलिंग टीम में। प्रिंसिपल साहब के पास जाते हैं, प्रिंसिपल साहब टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद ये कॉलेज टीम का हिस्सा बना लिए जाते हैं। कॉलेज में एक बार रेसलिंग का एक कोई प्रोग्राम हो रहा था, एक इवेंट हो रहा था। उस इवेंट के दौरान कोल्हापुर के राजा भी उसमें दर्शक में दीर्घा में बैठे हुए थे, वो देख रहे थे इस इवेंट को और उनकी नजर उस समय केडी जादव पर पड़ी। केडी जादव पर जब नजर पड़ी तो उन्होंने केडी जादव साहब को प्रमोट किया और 1948 का जो ओलंपिक हुआ था लंदन में, उसमें केडी जादव साहब के ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का, आने जाने का और बाकी जो खर्चा था वो पूरा कोल्हापुर के महाराजा ने बेयर किया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये उसमें मेडल नहीं जीत पाए और ये 6ठे नंबर पर रहे। इसके बाद 1952 में ओलंपिक खेल फिर आता है। ये कॉलेज की रेसलिंग टीम को तो छोड़िए, ये इंटरनेशनल जो रेसलिंग टीम बनी उसमें इनको जगह नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से ये बात इनको बहुत ज्यादा खटक रही थी। अब ये पहुंच जाते हैं पटियाला के महाराजा के पास और उनसे निवेदन करते हैं कि उनको इस रेसलिंग टीम में हिस्सा दिया जाए, उनको जगह दी जाए।
राजा साहब ने एक शर्त रखी कि उनको, केडी जाधव साहब को, उस समय के जो नेशनल चैंपियन हैं उनसे लड़ना पड़ेगा। अगर लड़ने के बाद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो वो जाने वाली रेसलिंग टीम का हिस्सा बना देंगे जाधव साहब को। इसके लिए जाधव साहब उस समय के जो चैंपियन रहते हैं, रेसलिंग चैंपियन, वो निरंजन दास रहते हैं, निरंजन दास को हरा देते हैं। हराने के बाद उनको भारतीय रेसलिंग टीम में जगह मिल जाती है। हालांकि इसके पहले भी वो नेशनल चैंपियन निरंजन दास को 2 बार हरा चुके थे। अब जगह तो मिल गई केडी जाधव साहब को, लेकिन उनको प्रमोशन के लिए, उनको पहुंचने के लिए फंडिंग नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए जाधव साहब ने खूब संघर्ष किया, गांव-गांव घूमकर चंदा इकट्ठा किया, और सबसे बड़ी मदद तो जो मैं आपको बता चुका हूं कि उनके कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने किया था, जो कि 7,000 रुपए की राशि थी और मकान बेचकर प्राप्त हुई थी। जाधव जी जब ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं, जाते हैं, तो उनका जो मुकाबला है वो कनाडा और मैक्सिको के टॉप रेसलर से होता है। जाधव साहब उनको हरा देते हैं और इस तरीके से वो तीसरा मैच जो था रेसलिंग का उनका, वो जीत जाते हैं। लेकिन जीतने के कुछ देर बाद ही उनका मुकाबला गोल्ड मेडल जीतने वाली सोहाची इसी से हो जाता है। सोहाची इसी से ये भिड़ जाते हैं, लेकिन थकान इतनी ज्यादा हो गई थी कि ये उनसे हार जाते हैं। हारने की वजह से इनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। अगर केडी जाधव साहब को और समय मिल गया होता शायद, तो वो शायद गोल्ड भी ला सकते थे। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है। जब ये मेडल लेकर भारत लौटे तो देशवासी जो थे वो इनके स्वागत में 100 से ज्यादा बैलगाड़ियों में सवार होकर लोग आए और इनका भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह इतना बड़ा था कि जिस रेलवे स्टेशन पर ये उतरे वहां से इनके घर का रास्ता मात्र 15 मिनट की दूरी पर था, लेकिन इनको वो रास्ता तय करने में कुल 7 घंटे लग गए। इसके बाद, इस मेडल के बाद भारत को रेसलिंग में वर्ष 2008 में दूसरा मेडल मिला। आज तक की अगर बात करें तो ओलंपिक में भारत को 2 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। मतलब भारत आज तक अगर रेसलिंग की बात करें तो भारत ने 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में जीते हैं। अब टेनिस की बात करते हैं। टेनिस में जो भारत को मेडल मिला था वर्ष 1996 के अटलांटा ओलंपिक में मिला था, और यह कारनामा लिएंडर पेस ने करके दिखाया था। लिएंडर पेस के बाद आज तक टेनिस में किसी को भी मेडल नहीं मिला है। तो ये चौथे खेल में मेडल की कहानी थी। आगे बढ़े तो जो 5वां खेल था जिसमें भारत को पहली बार मेडल मिला वो वेट लिफ्टिंग था। पिछले 3 ओलंपिक की अगर बात करें तो तीनों ओलंपिक में भारत को मेडल बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लगभग 47% जो कुल पिछले तीनों ओलंपिक से जो मेडल आ रहा है उसमें 47% मेडल जो लाने वाला वर्ग है वो महिलाओं का है। भारत की वुमेन्स कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में मेडल पाने वाली जो पहली महिला थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को यह मेडल पाने में 104 साल लग गए और यह मेडल 2000 में सिडनी में हुए ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज लेकर जीता। भारत को 104 साल लगे वेट लिफ्टिंग में मेडल प्राप्त करने के लिए। सोच लीजिए कि कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े देश में और 1896 से चले आ रहे ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग खेल में ब्रॉन्ज मेडल लेने के लिए भारत को 104 साल लग जाते हैं। सोचने वाली बात है। खैर, इस खेल में जो पहला मेडल था वो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता, और जीतने के बाद उन्होंने अपनी एक पुस्तक में इसका वर्णन भी किया है और एक बहुत प्यारी लाइन लिखी उन्होंने। मैं उसको पढ़ के आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा, एक लड़की ने जब पहली बार मेडल जीता तो देश चौंक गया। ये शब्द एज इट इज कर्णम मल्लेश्वरी के हैं, जिसको हमने आपके समझ रखा।
कर्णम मल्लेश्वरी के पिता की बात करें तो ये फुटबॉल प्लेयर थे। इनके 4 बच्चे थे, 4 बेटियां थी और चारों जो है वो वेट लिफ्टिंग किया करती थी। 12 साल की उम्र से मल्लेश्वरी ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और इनका वेट इतना कम था कि ये जो एकेडमी थी, एकेडमी में इनका शुरुआत में एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि अंडर वेट थी ये। फिर माँ का सपोर्ट मिला। माँ का सपोर्ट सहारा इतना बड़ा था कि इन्होंने वेट लिफ्टिंग जारी रखी और 52 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने 9 नेशनल रिकॉर्ड तोड़े। यहीं से उनका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है और फिर वर्ष 2000 का समय आता है। ओलंपिक में पार्टिसिपेट करती हैं और 69 किलोग्राम के कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाती है। तो ये भारत के 5वें मेडल की कहानी थी। छठे मेडल की तरफ बढ़े तो छठा मेडल भारत को शूटिंग में मिला था। ये मेडल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिलाया था भारत को। राज्यवर्धन सिंह राठौर 1999 में हुए कारगिल वार में आर्मी के कर्नल थे। 2004 में जो एथेंस में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और अगर सिल्वर मेडल की अगर भारत की बात करें शूटिंग में तो भारत अभी तक 4 मेडल कुल जीत चुका है शूटिंग में। 2024 में भी भारत को जो पहला मेडल मिला है पेरिस में वो शूटिंग में ही मिला, जो कि मनु भाकर ने दिलाया है। ओलंपिक के लिए कहते हैं कि राठौर साहब, राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब 80 शॉट्स मारने की प्रैक्टिस किया करते थे, वो भी डेली। इस तरीके से हमारा जो है वो छठा मेडल कंप्लीट होता है। 7वें मेडल की तरफ अगर बढ़ें तो 7वां मेडल जो भारत को मिला वो बॉक्सिंग में मिला। बॉक्सिंग में जो मेडल मिला वो ब्रिजेंद्र सिंह ने भारत को दिलाया। और ब्रिजेंद्र सिंह की अगर बात करें तो ये मेडल ब्रिजेंद्र सिंह ने जो दिलाया इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल ब्रिजेंद्र सिंह सरकारी नौकरी पाने के लिए बॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो एक दिन ओलंपिक में मेडल जीत के लेके आएंगे, लेकिन जीत के लेके आते हैं। वर्ष 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक खेल हुआ था उसमें ब्रिजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बॉक्सिंग में पहले मेडल की शुरुआत की। भारत को अभी तक बॉक्सिंग में 2 अन्य और मेडल भी मिल चुके हैं और ये दोनों मेडल भी महिला बॉक्सर ने गेन किए हैं, अर्जित किए हैं। ब्रिजेंद्र सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि शुरुआत में तो मेरे लिए बॉक्सिंग बस सरकारी नौकरी पाने का एक जरिया था। इस बात को मानना मुश्किल है, लेकिन भारत में गांव से निकलने वाले ज्यादातर खिलाड़ी इसी सोच के साथ खेलों में आते हैं। तो ये ब्रिजेंद्र सिंह के शब्द थे। ब्रिजेंद्र सिंह जिसने इस बॉक्सिंग खेल की शुरुआत सरकारी नौकरी पाने के लिए की थी, मेडल जीतने के बाद उन्हें इंडियन रेलवे की तरफ से और हरियाणा पुलिस की तरफ से नौकरी का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया और इस फील्ड में यानी कि बॉक्सिंग की फील्ड में ही उन्होंने अपना कैरियर आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से भारत को 7 खेलों में 7 प्रकार के मेडल मिल चुके। 8वां जो मेडल मिला भारत को वो बैडमिंटन के खेल में मिला वर्ष 2012 के ओलंपिक में, जो कि लंदन में हुआ था। 1992 में पहली बार ओलंपिक में बैडमिंटन को शामिल किया गया, लेकिन भारत को जो मेडल मिला वो 2012 में साइना नेहवाल ने दिलवाया। यह मेडल ब्रॉन्ज कैटेगरी का था। फिर इसके बाद पीवी सिंधु ने 2016 में और 2020 में 2 बार इस कैटेगरी में भारत को मेडल दिलाया। साइना नेहवाल की अगर बात करें तो साइना नेहवाल ने 16 वर्ष की उम्र से ही रशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया था। इनके जो कोच थे पुलेला गोपीचंद जी, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उनकी सराहना भी साइना नेहवाल आए गए दिन किया करती हैं। जिस दिन यह मैच था ओलंपिक का जिसमें साइना ने पदक जीता था, बिल्कुल मेजर ध्यानचंद जी की तरह इनकी भी तबीयत खराब थी, इनको भी काफी ज्यादा बुखार था, फिर भी इसके बावजूद भी उन्होंने मैच खेला और भारत के लिए मेडल पक्का किया। 9वां जो मेडल था भारत का,
या 9वां ऐसा खेल जिसमें भारत को पहला मेडल मिला वो एथलेटिक्स था, जिसमें भारत को गोल्ड मिला 2020 के ओलंपिक खेल में, जो कि टोक्यो में हुआ था। आप लोगों की शायद मेमोरी में अभी होगा भी कि यह मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। 7 अगस्त 2021 का वो दिन था जब नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिलाकर भारत का मान उन्होंने बढ़ाया। और ये दिन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उनकी कामयाबी इतनी बड़ी हो गई कि इस कामयाबी को भारत सरकार ने भी अप्रिशिएट किया और भारत सरकार ने 7 अगस्त के दिन को जैवलिन थ्रो दिवस मनाने की घोषणा कर दी। जैवलिन थ्रो दिवस यानी कि भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा ने ये जो मेडल प्राप्त किया था वो 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर उन्होंने प्राप्त किया था। यह मेडल भारत को जो मिला वो ओलंपिक के इतिहास में, यानी कि ओलंपिक शुरू होने के 126 सालों के बाद भारत को मिला। हालांकि 87.58 की जो दूरी है, मीटर की जो दूरी है जो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर प्राप्त की, ये उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नहीं है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 30 जून 2022 को डायमंड लीग में 89.44 मीटर की दूरी तक भाला फेंकने का है। इस बार नीरज चोपड़ा से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस बार के ओलंपिक में, और उम्मीद है कि वो 90 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर भारत को एक बार फिर से गोल्ड दिलाकर गौरवान्वित करेंगे। तो आज की कहानी में हमने भारत के 9 खेलों में पहली बार उन खेलों में पदक कैसे आया उसकी हमने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई, छोटी सी कहानी बताई। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी, ये कहानी, ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आ रही होगी। मैं जल्द ही ऐसी ही एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, नई ही एक सच्ची कहानी में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।